हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कि हमें क्या कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि राज्य मतलब स्टेट। स्टेट और क्या कहते हैं कि स्टेट और क्या कहते हैं कि राइट्स में क्या क्या रिलेशन है। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था स्टेट एंड राइट्स में क्या क्या रिलेशन है। क्या हमने पढ़ा था स्टेट्स और राइट्स में क्या क्या रिलेशन था, मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। राइट्स ये बताते हैं कि स्टेट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर जैसा कि हमने बताया था कि हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है काइंड ऑफ राइट्स। काइंड ऑफ राइट्स, ठीक है। राइट्स के प्रकार, ठीक है। जब हम बात करते हैं काइंड ऑफ राइट्स की, राइट्स के प्रकार की जब बात करेंगे तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आएगी क्या क्या चीजें, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ राइट्स, राइट्स को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। राइट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने टाइप के राइट्स होते हैं? 3 टाइप के राइट्स, ठीक है। तो कौन कौन से राइट्स होते हैं वो हमें समझना है। फिर उसके बाद में हम क्या कहते हैं कि आगे ऐसे बढ़ेंगे और फिर ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो सबसे पहले जो होता है एक प्रकार से होता है कि क्या कहते हैं कि नेचुरल राइट। क्या होता है? नेचुरल राइट, जो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं। जो क्या कहते हैं कि हमें क्या होता है? नेचर के द्वारा मिलते हैं, ठीक है। ये दीज राइट्स आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर एंड रीजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये बेसिक राइट्स होते हैं कि इनको दीज आर दी बेसिक राइट्स ऑफ इंडिविजुअल विच कैन नॉट बी डिनाइड बाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन राइट्स को क्या कहते हैं कि डिनाई नहीं कर सकती। फिर सेकंड जो होते हैं वो मोरल राइट्स। ये किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मोरल राइट्स हैं ये पर्सन्स के अपने राइट्स होते हैं, जिनमें क्या होता है कि मोरालिटी की बात आती है। कि मोरालिटी मतलब होता है कि जैसे माता पिता की सेवा करना, ये सब की बात आ जाती है। हाँ, दीज राइट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? दीज राइट्स इंक्लूड रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा व्यवहार करना। किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं होता ना कि हमें क्या कहते हैं कि बड़ों के आने पे क्या कहते हैं कि अपने सीट से उठ करके खड़े हो जाना है। या अगर क्या कहते हैं कि अपनी सीट पे बैठे हो तो और क्या कहते हैं कि हाँ, हाँ बस में जा रहे हो और कोई भी बूढ़ा औरत या बूढ़ी औरत या क्या कहते हैं कि बूढ़ा आदमी आता है तो तुम अपने सीट से खड़े हो जाओ, ऐसा कहीं लिखा होता है क्या? नहीं ना। ऐसा कोई बात होती है क्या? नहीं। फिर भी आप जैसे ही देखते हो, आप बड़े बूढ़े व्यक्ति को देखते हो और बस में उठते हो फटाफट खड़े हो जाते हो। उसका रीजन क्या है? ये आपके कंडक्ट की बात करता है, आपके कंडक्ट की बात। कर्टिसी, कंडक्ट, कर्टिसी, इन सब चीजों की ये बात आती है यहाँ। एंड मोरल बिहेवियर, ये राइट्स होते हैं जिनमें ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मोरल बिहेवियर वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपके? कंडक्ट, कर्टसी, मोरल बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें बताते हैं। फिर तीसरा आता है लीगल राइट्स। तीसरा जो है वो लीगल राइट्स। इसमें आता है कि कोई भी अपने माता पिता की सेवा करता है या नहीं करता, मोरल राइट्स में जो आता है ये सब। जब हम बात करते हैं लीगल राइट्स, तो लीगल राइट्स क्या होते हैं? ये सबको मिले हुए, ये इक्वली अवेलेबल होते हैं। दीज आर दी राइट्स, दीज राइट्स आर
इक्वली अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, ये सबको मिले होते हैं। हाँ, एंड दे फॉलो, ये सबको मिले होते हैं, दे फॉलो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और ध्यान रख लेना कि इसको कौन एक्सेप्ट करता है। मैंने बताया तो ऊपर वाले एक्सेप्ट मोरल राइट को कोई एक्सेप्ट, स्टेट एक्सेप्ट करे या ना करे, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, किसके द्वारा? दी लीगल राइट्स आर दोज, लीगल राइट्स आर दोज which are accepted and enforced, किसके द्वारा एनफोर्स किया जाता है इनको? गवर्नमेंट के द्वारा, एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। ठीक है, ये किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा एनफोर्स। ठीक है, अब लीगल राइट्स भी तीन टाइप के होते हैं। लीगल राइट्स भी कितने टाइप की हो सकती है? तीन टाइप की हो सकती है। लीगल राइट्स कितने टाइप की हो सकती है? थ्री टाइप की हो सकती है। ओके, लीगल राइट्स भी थ्री टाइप की हो सकती है। लीगल राइट्स, लीगल राइट्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। लीगल राइट्स क्या हो सकते हैं? तीन टाइप्स के हो सकते हैं। लीगल राइट्स भी कितने टाइप के हो सकते हैं? तीन टाइप। पहला, दूसरा, तीसरा। लीगल राइट्स भी कितने टाइप्स के हो सकते हैं भैया? तीन टाइप के हो सकते हैं। वो कौन कौन से तीन टाइप्स हैं, अब हमें यही समझना है। कौन कौन से तीन टाइप्स हैं, इसको समझना है कि इसमें कौन कौन से तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे पहला जो है उसमें होता है सिविल राइट। सबसे पहला जो है उसको क्या बोलते हैं? सिविल राइट्स। सबसे पहला जो है उसका नाम है सिविल राइट्स। लीगल राइट्स में एक होता है सिविल राइट्स। फिर दूसरा जो होता है इसमें क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, और फिर अगला आता है इकोनॉमिक राइट्स। ये तीन है। लीगल राइट्स भी तीन प्रकार के होते हैं, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, एक होता है सिविल राइट होता है। सिविल राइट में क्या होता है? सिविल राइट्स में क्या होते हैं, अब इनको समझते हैं। तो ठीक है, लीगल राइट्स को हमने तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहले देखो, मैंने पहले क्या बताया, टाइप्स कितने टाइप, क्या कहते हैं, राइट्स के टाइप्स कितने थे? तीन। राइट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला था, हाँ, सबसे पहला। फिर हमने क्या कहते हैं कि दूसरा और तीसरा, तीन पढ़े। तीसरे में हमने पढ़ाया ही था कि लीगल राइट। हाँ, लीगल राइट के तीन टाइप्स हो गए, वो तो हमने आगे देखा है। लीगल राइट के तीन टाइप्स हो गए, वो तो हमने देखा है। उसके पहले एक था नेचुरल राइट। सबसे पहला क्या हमने पढ़ा था? नेचुरल राइट, नेचर के द्वारा प्रोवाइड होता है, जिसको गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकती। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि नेचुरल राइट के बाद में फिर अगला आया था, क्या कहते हैं कि मोरल राइट्स। मोरल राइट्स ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कितने हम, हमारे कितने अंदर, हमारे अंदर कैरेट कर्टिसी है, कितना हम, क्या कहते हैं कि हमारा बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें माता पिता की सेवा, बड़े बूढ़ों के आने पे मतलब कि बड़ों का आदर सम्मान करना, ये सारी। जब हम बात करते हैं लीगल राइट्स की बात करते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है सबको इक्वली अवेलेबल। तो इसमें भी लीगल राइट्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स। अब हम बात करते हैं एक एक राइट्स की अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं और एक एक को बढ़िया से पढ़ते हैं। सिविल राइट्स, जब हम बात करते हैं सिविल राइट्स की, तो सिविल राइट्स कौन से होते हैं? तो ये ऐसे होते हैं, दीज राइट्स आर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, दीज आर द राइट्स which provide opportunity to each person to lead a civilized social life.
सबको सिविलाइज्ड सोशल लाइफ जीने के लिए जरूरी होती है राइट्स, ठीक है। ठीक है। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। दी राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। इसमें एग्जाम्पल कौन से आ जाते हैं? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? सिविल राइट। राइट टू लिबर्टी किसका एग्जाम्पल है? राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी किसका एग्जाम्पल है? सिविल राइट। राइट टू इक्वलिटी, ये सब सिविल राइट्स के एग्जाम्पल। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना किया जाए और बड़े आसानी से सब लोग क्या कहते हैं कि अपना जीवन अच्छे से जीते रहें अपने समाज में, तो इसे बोलते हैं, हाँ ठीक है, सिविल राइट्स। ठीक है, सिविल राइट्स हमने पढ़ लिया। सिविल राइट के बाद में जो सेकेंड नंबर पे आता है पॉलिटिकल राइट्स। अगला जो आता है उसका क्या नाम है? पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स या समझ लो कि क्या कहते हैं कि, हाँ ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स की हम बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल राइट्स कौन से होते हैं? ठीक है, अब हम समझते हैं पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट्स कौन से होते हैं? ये क्या होते हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ लिबर्टीज होती है, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड। सप्लीमेंटेड का मतलब होता है एडेड। सप्लीमेंटेड बाय सेवरल टाइप्स ऑफ सिविल लिबर्टीज। बहुत सारे इसमें क्या होते हैं कि लिबर्टी मिली होती है हमें। लिबर्टीज मतलब होता है नागरिक होने के अधिकार, समझ लो। सेवरल टाइप्स ऑफ सिविल लिबर्टीज। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें दीज प्रोवाइड इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन। ठीक है। एवरी पर्सन हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। मतलब वो चुनाव लड़ सकता है, पॉलिटिकल प्रोसेस, चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में वोट दे सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकता है। ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें वो कर सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। ये सारी चीजें पॉलिटिकल राइट्स हमें देती है, ये सारी चीजें हमें पॉलिटिकल राइट्स देती है। पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड राइट टू वोट एंड इलेक्टेड। राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, हमें ये राइट टू वोट देने का अधिकार देता है। हमें वोट, हाँ, हमें किसी भी पार्टी में क्या कहते हैं, किसी भी पार्टी में हमें बनाने, किसी भी पार्टी को बनाने का हमारा अधिकार होता है, किसी भी पार्टी में शामिल होने का। तो एवरी सिटीजन, तो ये है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल राइट की बात। एवरी सिटीजन एंजॉयज द राइट टू कंटेस्ट। हाँ, चुनाव लड़ने का अधिकार है, इलेक्शंस, एंड राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सारी चीजें कौन से राइट्स हमें अधिकार देते हैं? हाँ, ये सब कौन से चीजें हमें अधिकार देते हैं? पॉलिटिकल राइट्स। फिर इसके बाद में हमने इसी में बताया था एक और राइट है, इकोनॉमिक राइट। तीसरा जो था, इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं? तब हम बात करते हैं इकोनॉमिक राइट्स की बात कर लेते हैं।
तो जब हमारे इकोनॉमिक राइट्स की बात आती है तो इसमें क्या बताते हैं, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इट इंक्लूड्स द बेसिक नीड्स टू लिव एंड एंजॉय द राइट टू गेट फूड, शेल्टर एंड फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, हेल्थ, हेल्थ एक्सटेंड। तो भैया देखो, इकोनॉमिक राइट हमें क्या देता है कि उन ऐसे राइट्स होते हैं जिसमें क्या कहते हैं कि हमारे बेसिक नीड्स हो, जीने के लिए जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करें वो वाले राइट्स। जैसे हमें जीने के लिए सबसे पहला चीज खाना ना, तो राइट टू फूड होता है, ठीक है, शेल्टर, इकोनॉमिकल यानी कि और अपना राइट टू वर्क, हमें काम मिले, एंड एडिक्वेट, एंड एडिक्वेट वेज, वेज का मतलब आपको पता ही होगा, काम करने के बाद जो पैसा मिलता है उसे वेज बोलते हैं। टू मीट दियर बेसिक नीड्स, कोई भी पर्सन अपना क्या कहते हैं कि बेसिक नीड फुलफिल कर सके तो कम से कम इतना तो उसको पैसा मिलना ही, इतना तो पैसा मिलना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, रीजनेबल कंडीशन ऑफ वर्क मिलना चाहिए। हाँ, दीज राइट, दीज राइट प्रोवाइड रीजनेबल कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब काम करने के लिए क्या कहते हैं कि रीजनेबल कंडीशंस देना चाहिए, ठीक है। इतना बात समझ में है, नहीं समझ में? तो जैसे इसमें क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट भी काफी सारे लॉ वगैरह बनाती है ताकि गरीबों की सहायता कर सके, जैसे क्या कहते हैं कि उनको, हाँ, अगर मान लो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है तो उसको क्या कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो इतना बात तो आपको समझ में आ चुकी है, इतना बातें चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं कि क्या है इकोनॉमिक राइट्स, क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं आपसे। तो ये हमने जब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ राइट्स में, तो हमने पढ़ लिया तीन प्रकार के राइट्स हैं, जैसे नेचुरल राइट्स। नेचुरल के बाद में क्या कहते हैं कि अभी हमने बता दिया आपको, क्या कहते हैं कि लीगल। नेचुरल के बाद में हमने आपको सेकंड नंबर पे बताया था, हाँ, नेचुरल था। नेचुरल के बाद में हमने बताया था कहते हैं कि इसमें एक चीज आ जाती है, मोरल। मोरल के बाद में क्या कहते हैं कि बताया था लीगल। मोरल, मोरल के बाद में क्या आ जाता है, लीगल। लीगल में हमने तीन बता दिए, लीगल में हमने तीन बता दिए, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है। सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। सिविल, पॉलिट सिविल हो गया, और क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल हो गया और इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। कभी कभी, कभी कभी क्या होता है कि, अब सिविल के साथ साथ में कभी कभी ध्यान रख लेना कि क्या कहते हैं कि, हाँ, इसमें कल्चरल राइट्स देख पाते हैं, तो इसको यहीं पे अगर इसी में सिविल और पॉलिटिकल को कभी कभी ऐड कर दिया जाता है, सिविल और पॉलिटिकल को एक कर दिया जाता है, तो उसको भी कभी कभी एक मान लिया जाता है। आप इसी में एक और ऐड ऐड कर लो, कल्चरल राइट्स, ठीक है। मैं इसको चार कर दे रहा हूँ। वैसे तो होते ना, कभी कभी सिविल और पॉलिटिकल को एक कर दिया जाता है, कभी कभी सिविल एंड पॉलिटिकल को एक कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सिविल और पॉलिटिकल एक है, तो जैसा कि अभी हमने जो लिखा था, इसी में एक और ऐड कर लेते हैं, कल्चरल राइट्स। इसी में एक और ऐड कर लेते हैं, समझ लो चौथा नंबर पे है कल्चरल राइट्स। कल्चरल, हो सकता है कि आपके स्कूल की मैम ने क्या किया होगा कि ऐसे किया होगा, सिविल, या आपके स्कूल या मैम ने, सर ने क्या किया होगा, सिविल और पॉलिटिकल को एक ही मान लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कल्चरल राइट्स की जब मैं बात करूंगा, तो देखो कल्चरल राइट्स में हम क्या क्या होते हैं, कल्चरल राइट्स में हम क्या क्या बता सकते हैं कि दीज राइट्स, द राइट टू हैव, द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन,
मतलब कि एजुकेशन मिलना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एजुकेशन मिलना जरूरी है। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन मिलना जरूरी है। इसमें किसमें किसमें एजुकेशन मिलना जरूरी है का, किसमें मिलना जरूरी है? कल्चरल राइट्स की बात कर रहे हैं। कल्चरल राइट्स में क्या होगा कि आपको एजुकेशन मिलना बहुत ही जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि आपको इसमें क्या होना चाहिए कि एजुकेशन मिलना जरूरी है। फिर उसके बाद में अगला क्या आ जाता है यहाँ पे, अगला बात यहाँ पे क्या आ जाता है, अगला चीज यहाँ पे ये आ जाता है कि इसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशन मिलना जरूरी है। फिर उसके बाद में कल्चर, कल्चर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग नेसेसरी फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें क्या जरूरी है कि हमारा कल्चर भी, हाँ, कल्चर होना जरूरी है। कल्चर से हम सीखते हैं कि हमें कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। अपनी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं कि बना सकते हैं। दीज द पीपल, द पीपल हैव राइट, सॉरी, द पीपल हैव राइट टू एंजॉय one's own language, one's way of living, ना उनके रहने का तरीका हो, लिटरेट, हाँ, सब तो मतलब लिटरेचर या स्टाइल ऑफ, मतलब कि ऐसे ऐसे अपने अपने की कहते हैं कि ये इसमें होता है। अगला चौथा पॉइंट इसी में बता देंगे, राइट टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन। लोगों के पास में अपने अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास में क्या है, अपने वो इंस्टीट्यूशन को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचिंग ओन लैंग्वेज एंड ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने चीजों को पढ़ाने के लिए उनके पास में क्या होता है, ये सारी चीजें राइट्स होती हैं। ठीक है, इतना बातें तो हमने समझ ली है, इतना बातें हमारे समझ में आ गई कि कल्चरल राइट्स क्या होती है क्या नहीं होती। तो अब समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे क्या क्या लिखे हुए हैं थोड़ा सा, और फिर फटाफट चैप्टर खत्म करते हैं। जब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ राइट्स की, जब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ राइट्स की, तो मोस्ट डेमोक्रेसीज टुडे गिवन ड्राइंग ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। जैसा कि हमने बताया कि पॉलिटिकल राइट्स में अब क्या क्या है। पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स गिव टू द सिटीजंस द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। पॉलिटिकल राइट्स ये कहते हैं कि भैया आप लोग इक्वल हो, लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट आता है ये कहाँ से आता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट आता है ये कौन सा कहाँ से आता है? पॉलिटिकल राइट्स, अभी हमने बात किया था पॉलिटिकल राइट्स की। पॉलिटिकल राइट्स में क्या आता है कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस में भी क्या कहते हैं कि पार्टिसिपेट करने का भी राइट कहाँ से आता है? पॉलिटिकल राइट से आता है। दे इंक्लूड सच राइट्स, जैसे राइट टू वोट। पॉलिटिकल प्रोसेस में कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं? राइट टू वोट और इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो लोग अपने 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 मतलब कि क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके इलेक्ट कर सकते हैं। राइट, हाँ। एक किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी पर्सन क्या करता है, वोट करके अपने, जब वो वोट करेगा तो वो अपने इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है। द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, माँ, ये पॉलिटिकल राइट्स ही है कि जो चुनाव लड़ने का अधिकार जो होता है वो पॉलिटिकल राइट्स ही होते हैं। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज आर ज्वाइन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बना सकते हैं और वो ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल राइट्स, ध्यान में रख लो। जैसा कि हमने बताया था सिविल राइट्स, और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स को एक साथ में रख दिया जाता है। पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स को एक साथ में ही रख दिया, कह रहे हैं कि पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय
सिविल राइट्स, यानी कि सिविल राइट्स के साथ में, और जब इनमें सिविल राइट्स मिल जाएंगे तो उसका अलग काम है। द लेटर रिफर्स टू द राइट, कौन कौन से राइट होते हैं? हाँ, तो इसमें देखो क्या होता है, राइट टू अ फ्री एंड फ्री फेयर ट्रायल। जब मैं सिविल राइट की बात करूंगा, सिविल राइट्स, सिविल राइट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल। पेपर में पूछ लेंगे मैडम कि फ्री एंड फेयर ट्रायल ये किसका एग्जांपल है, तो बता देना सिविल राइट का एग्जांपल। किसका एग्जांपल है? फ्री, राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू फ्रीली, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा हो गया? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सिविल राइट है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी क्या हो गए? सिविल राइट्स हो गए, ठीक है। राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट किसका, कौन सा एग्जांपल हो गया? सिविल राइट्स का। राइट टू प्रोटेस्ट किसका एग्जांपल हो गया? राइट टू प्रोटेस्ट किसका एग्जांपल हो गया? सिविल राइट का, ठीक है। हाँ, राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट किसका एग्जांपल होता है? सिविल राइट का। कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं दोनों को, जब दोनों को मिला दिया जाए, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स को जब मिला दिया जाए, तो वो क्या बनाते हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो बेस, जब पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स मिल जाते हैं, तो यही तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जरूरी है। यहाँ यानी कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के बेसिस है। हाँ, बेसिस मतलब आधार, बेसिस मतलब आधार होता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जो कौन कौन से राइट्स जरूरी है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि हमें पता है कि सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स ये दोनों मिल करके, सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स दोनों जो मिल जाते हैं, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स जब मिल जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि, तो याद कर लो सिविल राइट्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, क्या क्या हैं, ये सब पता होना चाहिए। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाते हैं, ये दोनों डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाते हैं। बट एज मेंशन्ड बिफोर, राइट्स एम टू प्रोटेक्ट वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। राइट जो होते हैं वो इंडिविजुअल के वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करते हैं। किसको बनाते हैं? हाँ, राइट्स बनाए किस लिए जाते हैं? इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए। पॉलिटिकल राइट्स कॉन्ट्रीब्यूट बाई मेकिंग अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। तो पॉलिटिकल राइट्स कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है? पॉलिटिकल राइट्स कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है? पॉलिटिकल राइट्स क्या करती है जो गवर्नमेंट होती है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, उसको अकाउंटेबल बनाती है। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। हाँ, पॉलिटिकल राइट क्या करती है? ये बताती है कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है लोगों के लिए, बाई गिविंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल ओवर द रूलर, ओवर देन, हाँ, over that of the rulers, and ensuring all persons have opportunity to influence the decision of the government। तो क्या होता है कि पॉलिटिकल राइट्स ने लोगों को ये चांस दे रखा है, लोगों को ये चांस दे रखा है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वो अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सके। हाँ, तो ये सारी चीजें चांस दे रखी है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, राइट्स में ये कहते हैं कि ताकि लोग क्या कहते हैं कि अपने पॉलिटिकल राइट्स ने ये ऐसे ऐसे चीजें दे रखी हैं ताकि लोग उसको अपनी तरफ क्या कर सके, अपनी तरफ क्या कहते हैं कि इन्फ्लुएंस कर सके जो गवर्नमेंट पॉलिसी। हाउएवर, all rights of political participation can only be exercised fully when basic needs, जैसे हमने जैसा कि बोला था इकोनॉमिक राइट्स की बात है। अगर जब तक आपको फूड शेल्टर क्लॉथिंग हेल्थ ये सब नहीं मिलेंगे, फूड शेल्टर क्लॉथिंग हेल्थ नहीं मिलेंगे, तो कोई भी पर्सन कैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकता है? क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स सिविल राइट्स बेकार होंगे। पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स किसी भी यूज के नहीं होंगे जब तक आपको इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिलते। पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स किसी भी काम के नहीं होंगे, किसी भी काम के नहीं होंगे जब तक, जब तक आपको जब तक आपको इकोनॉमिक राइट नहीं मिल जाए, क्योंकि आपको बेसिक चीजें तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं मिल पाती तब तक ये सारी चीजें बेकार है। फॉर अ पर्सन लिविंग ऑन द पेवमेंट्स एंड स्ट्रगलिंग टू मीट दीज बेसिक नीड्स, पॉलिटिकल राइट्स बाय देमसेल्व्स हैव लिटिल वैल्यू। तो यानी कि उनके जिनके लिए खाना पीना ही नहीं है, जिनके पास ये सारी चीजें हैं ही नहीं, तो जब इनके पास ये सारी चीजें हैं ही नहीं, तो फिर क्या होगा? उनके लिए पॉलिटिकल राइट्स किसी काम के होंगे क्या? उनके लिए पॉलिटिकल राइट्स किसी के काम के होंगे क्या? नहीं। तो यानी कि ये जो बेसिक नीड्स और रिजनेबल कंडीशन ऑफ वर्क देते हैं, बेसिक नीड्स एंड रिजनेबल कंडीशन ऑफ वर्क कौन से देते हैं? इकोनॉमिक राइट देते हैं। क्या देते हैं? इकोनॉमिक राइट देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक राइट देते हैं, ठीक है। हेंस डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आर बिलोंगिंग टू recognize these obligations and providing economic rights।
यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी ये क्या करते हैं कि इन ऑब्लिगेशंस को पहचानती हैं और लोगों को क्या प्रोवाइड करती हैं, इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, तो आपको पता चल चुका कि इकोनॉमिक राइट्स क्या है, पॉलिटिकल राइट्स क्या है, और क्या कहते हैं सिविल राइट्स क्या है। तीनों बातें आपको समझ में आ सकती हैं। इन सम कंट्रीज सिटीजन्स पार्टिकुलरली दोज विच लो इनकम्स रिसीव हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी। जैसा कि अभी मैंने बताया, कुछ ऐसी भी कंट्रीज होती हैं जो गरीब लोग होते हैं, उनको क्या होता है, जिनके पास पैसे ज्यादा नहीं आ रहे होते, तो उनको क्या कहते हैं कि हाउसिंग फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी स्टेट मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कहीं कहीं पे भी तो ऐसा होता है कि अनएम्प्लॉयड पर्सन को क्या कहते हैं कि एक मिनिमम वेज प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर ले। मिनिमम वेज प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने बेसिक नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है। इन इंडिया गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस, याद करो, मनरेगा, हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार, हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, नेशनल रोजगार, क्या कहते हैं कि, हाँ, क्या कहते हैं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। क्या आया था, MGNREGA, 2005 में ये आया था ताकि लोगों को एक साल में कम से कम 100 दिन काम मिले। एक साल में कितने दिन काम मिलेगा, 100 दिन काम मिलेगा, ताकि लोग अपना क्या कहते हैं कि कम से कम इतने दिन में काम करेंगे तो कुछ पैसा कमा लेंगे जिससे वो अपना घर का खर्चा वर्चा चला सके। तो वही है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई। हाँ, और भी ऐसे बहुत सारे स्कीम आई जो क्या कहते हैं गरीबों को सहायता कर सकी। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो यानी कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो राइट्स आते हैं, कुछ राइट्स होते हैं या कुछ स्कीम जो निकाली जाती हैं ताकि वो बेसिक राइट्स को पूरा कर सके। कुछ स्कीम्स ऐसे निकाली जाती हैं ताकि लोगों के बेसिक राइट्स को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। इतना बात समझ में आया? तो यानी कि अभी तक हमने तीन राइट्स पढ़ ली। तीन राइट्स अभी तक हमने पढ़ ली। कौन कौन से राइट्स पढ़ लिए, पॉलिटिकल, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था सिविल, फिर अभी तक हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक। अब इसके अलावा भी एक और राइट आ जाता है। इसके अलावा भी एक राइट आ जाता है जिसका नाम होता है कल्चरल। किसका आता है, कल्चर की बात आती है जब हम बात करते हैं कल्चरल की, कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो ऐसे चौथा राइट्स, तो यानी कि यही यहाँ पे अगला जब हम पढ़ने वाले हैं यही लिखा हुआ है। इन एडिशन टू पॉलिटिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स के अलावा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स के अलावा भी बहुत सारी डेमोक्रेसी हैं जो कल्चरल क्लेम्स यानी कल्चरल राइट्स को भी ध्यान देते हैं। हम पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स के साथ साथ में कल्चरल राइट्स को भी ध्यान देते हैं। कल्चरल राइट्स कौन कौन से थे, द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन ऑफ वंस मदर टंग, यानी कि लोग अपना एजुकेशन अपनी मदर टंग में ले सके। हम लोग अपने लोगों के पास में जो एजुकेशन पाने का अधिकार है कि वो अपने मदर टंग में पा सके, वो किस में आता है, कल्चरल राइट में आता है। वो किस में आता है, कल्चरल राइट में आता है। ठीक है। द राइट टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर, जब कोई अपने लैंग्वेज और कल्चर को पढ़ाने के लिए, जब अपने कोई अपने लैंग्वेज और कल्चर को पढ़ाने के लिए जब अपने स्कूल को खोलेगा तो उसे भी क्या बोलेंगे, कल्चरल राइट, उसे भी क्या बोलते हैं, कल्चरल राइट बोलते हैं। अच्छा, कल्चरल राइट बहुत जरूरी है किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीना है तो उसको कल्चरल राइट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। किसी को अच्छा जीवन जीने के लिए उसको क्या मिलना चाहिए, कल्चरल राइट्स उसके लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। उसके लिए कल्चरल राइट्स क्या होते हैं, बहुत ही नेसेसरी होते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे समय के साथ में क्या होते हैं कि बढ़ते गए। वही लिखा हुआ है कि द लिस्ट ऑफ राइट्स हैज दस स्टीडली इंक्रीज, धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज किया जाता रहा। डेमोक्रेसीज में जितनी भी डेमोक्रेसी रही है उसमें क्या हो रहा है कि राइट्स को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। राइट्स को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। While some rights, primarily right to life, liberty, equal treatment and right to political participation, कुछ होते हैं बेसिक राइट्स होती हैं, इनको मतलब कि क्या कहते हैं कि जरूरी है। कुछ ऐसे राइट्स होती हैं जो अच्छी लाइफ जीने के लिए होती हैं। ठीक है। ठीक है, तो यानी कि कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो बेसिक राइट्स हैं। तो यानी कि अभी तक तो हमने ऐसे चार ये पढ़ लिए, ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल इतने ही टाइप के राइट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ राइट्स की बात, अभी तक हमने जो काइंड्स ऑफ राइट्स की बात की, काइंड्स ऑफ राइट्स में मैंने जैसा कि बता दिया बहुत सारे राइट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली मेजरली हमने चार पढ़ लिए। चार कौन कौन से पढ़ लिए, कल्चरल राइट्स पढ़ लिए, हाँ, सिविल राइट्स पढ़ लिया, और क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स पढ़ लिए, पॉलिटिकल राइट्स पढ़ लिए, और फिर क्या कहते हैं, इकोनॉमिक राइट्स।
अब समझते हैं कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखना है कि जब राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में पेपर पे पूछा जाएगा, आपको बताना है कि राइट्स जो होती है वो केवल और केवल स्टेट पे ऑब्लिगेशन से नहीं रखती है, कि राइट्स जो होती है वो केवल और केवल स्टेट पे ऑब्लिगेशन से नहीं रखती। ठीक है, बट बट वहाँ की टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट दे ऑल्सो प्लेस ऑब्लिगेशन टू अपॉन ईच ऑफ अस। यानी कि राइट्स केवल और केवल ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर नहीं रखती, तो हमारे ऊपर भी उनका ऑब्लिगेशन। यानी कि क्या कहते हैं कि, ठीक है, राइट्स जो होती हैं, मुझे बताओ कि राइट्स क्या केवल और केवल किसके ऊपर। यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबसे पहला पॉइंट में समझना है कि राइट्स क्या, ऑब्लिगेशंस का मतलब मैंने बता रखा है दायित्व। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है, दायित्व। दायित्व का मतलब होता है ये ऐसी चीजें जिनको करना ही पड़ेगा। दायित्व का मतलब होता है कि इसको मतलब कि करना ही करना है, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये करना ही करना है। तो यानी कि जो राइट्स होते हैं, याद करो मैंने पहले भी पढ़ा था जब हमने पढ़ रहे थे, पिछले पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि राइट्स क्या होते हैं, ये ऑब्लिगेशंस होते हैं किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। हाँ ठीक है, राइट्स जो है वो ऑब्लिगेशन से स्टेट के ऊपर, लेकिन हाँ कि वो किसी भी तरीके से इस एक तरीके में काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, but to ensure that sustainable development they also place obligations upon each of us। हमारे ऊपर भी उनका क्या कहते हैं कि ऑब्लिगेशन। सबसे पहला पॉइंट, दे कंपेल अस टू नॉट थिंक हाँ जस्ट वन ऑफ our personal needs and interest but to defend such things some things as food, हाँ गुड, being good for all of us। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो राइट्स होती हैं, हाँ यानी कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं, यानी कि ये हमें क्या करते हैं, कंपेल करते हैं, ये हमारे ऊपर क्या कहते हैं कि जोर लगाते हैं कि हमें मतलब ऐसा काम करने के लिए मजबूर करती है कि, यानी कि राइट्स हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं कि हम केवल और केवल अपने पर्सनल नीड्स के बारे में ना सोचें। तो यानी कि यहाँ पे पहला बात तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम केवल अपने बारे में ना सोचें। पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, पेपर में लिखना है यहीं से। ठीक है, इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, यहाँ से ध्यान रख लो, यहाँ से है स्टार्ट, यहाँ से पहला पॉइंट। दे कंपेल अस टू थिंक नॉट जस्ट आवर ओन पर्सनल नीड्स, केवल और केवल ये हमारे पर्सनल नीड्स के बारे में नहीं बताता एंड इंटरेस्ट, बट टू डिपेंड समथिंग एज बीइंग गुड ऑल फॉर अस। तो यानी कि कह रहे हैं कि हमें उन चीजों को बचाना है, केवल और केवल हमें उन चीजों को नहीं बचाना है जो हमारे लिए अच्छी है, हमें केवल उन चीजों को नहीं बचाना है जो हमारे लिए अच्छी है, बल्कि हमें हर उस चीज को बचाना है, हमें हर उस चीज को बचाना है जो हमारे साथ साथ में दूसरों के लिए भी अच्छी है, जो हमारे साथ साथ में दूसरों के लिए भी अच्छी है, हमें हर उस चीज को बचाना है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। जैसे प्रोटेक्टिंग ऑफ द ओजोन लेयर, मिनिमाइज द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अगर हम ओजोन लेयर को बचाते हैं, ओजोन लेयर को बचाते हैं तो क्या होगा, वो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन से बचाएगा। तो क्या एयर पॉल्यूशन केवल मेरे अकेले लिए है क्या, नहीं, वो सबके लिए होगा, वो सबके लिए है। तो ऐसा चीजें करना क्या कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेनिंग द ग्रीन कवर बाई प्लांटिंग न्यू ट्रीज, यानी कि अगर हम नए प्लांट्स लगाते हैं तो क्या वो हमारे लिए अकेले फायदेमंद है क्या, नहीं, बाकियों के लिए भी। प्रिवेंटिंग द कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस आर द थिंग्स दैट आर इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। ये सबके लिए है, यानी कि ये कॉमन गुड है, ये सबके लिए, जो सबके लिए अच्छा होता है वो हमें करना है। ठीक है, जो केवल और केवल हमारे अच्छे के लिए है वो नहीं करना है। तो राइट्स जो होती हैं वो हमें ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। पहला पहला पॉइंट वहां से वहां तक लिखना था, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ से दे से स्टार्ट करना, दे कंपेल अस टू थिंक नॉट जस्ट ऑन पर्सनल नीड्स इंटरेस्ट बट टू डिपेंड सम थिंग्स एज बीइंग गुड टू ऑल ऑफ अस, यहाँ तक लिखना था। ठीक है, अब जब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या बताता है, दे रिक्वायर दैट आई रेस्पेक्ट, हाँ हाँ, आई रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। यानी कि जो राइट्स होती हैं वो कहती हैं, राइट्स कहती हैं कि हमें दूसरों के भी राइट्स को क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे के राइट्स का भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने ही राइट्स को लेकर के बैठे रहना। इफ आई से दैट आई मस्ट बी गिवन द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यू, यानी कि जब मैं ये कहना चाहूंगा भाई कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अपने व्यू, हाँ, को प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता है, या मौका मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि हमें दूसरों को भी उनके व्यू को प्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल हम अपनी चीजों को लेकर के रहें। अगर हम कहते हैं कि कोई मुझे गाली ना दे, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी दूसरों को गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है,
समझ आया नहीं समझे? अगर मैं किसी भी से भी चाहता हूँ कि कोई मेरी चुगली ना करे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं भी दूसरों की चुगली ना करूँ। समझ आया नहीं समझ आया? तो यहाँ पर भी यही है कि दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर। इफ आई से दैट आई मस्ट बी गिवन द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यू, इसका मतलब क्या हुआ? आई मस्ट ऑल्सो ग्रांट द सेम राइट टू अदर्स। यानी कि जो राइट्स मैं अपने लिए डिमांड कर रहा हूँ वो राइट्स दूसरों के लिए भी हमें देना होगा, वो राइट्स हमें दूसरों को देना होगा। अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे चॉइस में, हमारे मामले में कोई और डिस्टर्ब करे, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि मैं दूसरों के भी मामले में, मतलब फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं दूसरों के मामले में ना डिस्टर्ब। ठीक है? इतना बात समझ में आएगी? समझ में? ठीक है। यानी कि जब मैं अपने, हाँ, आई कैन नॉट यूज द राइट टू फ्री स्पीच टू इंसाइट अ क्राउड टू किल माई नेबर। यानी कि मैं अपने फ्री राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसा करें दंगा भड़काने के लिए, हम क्या कहते हैं कि यूज नहीं करना चाहिए ना हमें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं कि दंगे भड़काने में या अपने पड़ोसी को मारने के लिए या किसी ना किसी ऐसा चीज नहीं करना है। तो ये है, यानी कि हमारे जो राइट्स हैं वो लिमिटेड है। हाँ, लिमिटेड है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई राइट्स आर लिमिटेड बाई प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल एंड सेम राइट फॉर ऑल। तो हमें ये समझना है कि जो हमारे राइट्स हैं वो इस प्रकार से लिमिटेड है, इस प्रकार से लिमिटेड है कि वो इक्वल है और सबके लिए है, इक्वल है और सेम है सबके लिए। अगर हम अपने में नहीं चाहते कि मेरे राइट्स के लिए कोई डिस्टर्ब करे, मेरे राइट्स को कोई छीने, हम ये नहीं चाहते कि हमें फिर दूसरों के राइट्स को भी नहीं छीनना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहाँ से कहाँ तक लिखना था वो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है? वो पहला कुछ पॉइंट लिख करके एक एग्जांपल दे देना, इतने सारे एग्जांपल इसमें लिखे हुए थे, पहला स्टेटमेंट पहला सेंटेंस लिख करके एग्जांपल दे देना। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि तीसरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, हमें अपने राइट्स को बैलेंस करना है। ठीक है? वी मस्ट बैलेंस आवर राइट्स व्हेन दे आर कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। अगर कहीं एक साथ में दो राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। माई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउज मी टू टेक द पिक्चर्स। ठीक है? हमारे राइट तो फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हम फोटो खींच सकते हैं वगैरह, ये सब कर सकते हैं। However, if I take picture of a person bathing in his house without his consent, the post them on the internet, that would be a violation of his right to privacy। तो अब क्या हुआ कि, तो देखो हमारी राइट तो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि हम क्या कर सके, फोटोज खींच सके। ठीक है? बट क्या कहते हैं कि किसी नहाते हुए व्यक्ति की अगर हम फोटो खींच करके लगा देते हैं, इंटरनेट पे लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी राइट टू प्राइवेसी पे चली गई। तो राइट टू प्राइवेसी, यानी कि हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर दो राइट्स एक साथ में हमारे आ रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दो राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। दो राइट्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिटीजन्स मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस विच में बी प्लेस्ड ऑन दियर राइट्स। और सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि उनके राइट्स पे कौन कौन से, सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए कि उनके राइट्स पे कौन कौन से लिमिटेशंस लगी हुई है। सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए, हाँ, सिटीजन को ये पता होना चाहिए कि, हाँ, विजिलेंस का मतलब होता है होशियार रहना होता है, चौकस रहना होता है। हाँ, सिटीजन्स मस्ट बी विजिलेंट, मतलब उनको जानकार रहना होगा किसके लिए? अबाउट लिमिटेशंस विच मे बी प्लेस्ड ऑन दियर राइट्स। उनके राइट्स पे कौन कौन से क्या कहते हैं कि लिमिट, हाँ, कौन कौन से, ध्यान रखना, विजिलेंट का मतलब होता है होशियार रहना होता है, होशियार या चौकस रहना होता है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना किस लिए कि उनके राइट्स पे कौन कौन से क्या कहते हैं कि लिमिटेशंस लगाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि, कभी कभी क्या होता है कि सरकार सही सही लिमिटेशंस लगा देती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकार सही लिमिटेशन के बजाय गलत लिमिटेशंस लगा देती है। यानी कि वो सोच, हाँ, कि वो सोचती है कि हमें ये नहीं पता होगा, और वो क्या कहते हैं कि लिमिटेशन के आड़ में वो हमारे क्या कहते हैं राइट्स को कर्टेल कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि लिमिटेशन लगाने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि सही तरीका ना हो करके कभी कभी वो हमारे कर्टेल करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। ठीक है? तो हमें अपने राइट्स को लेकर के क्या करना पड़ेगा? होशियार रहना होता है। और करेंटली ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है? ये सब हमारी, जो हमने ये चार बातें की, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और करेंटली रिपीटेड टॉपिक कंसर्न दैट इंक्रीज रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जितना रिस्ट्रिक्शंस हमारे राइट्स पे लगाया जा रहा होगा, हाँ, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे सिविल लिबर्टी, हाँ, कभी हमारे सिविल लिबर्टी पे क्या करता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कभी ना कभी हमारे सिविल लिबर्टी पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, और फिर वो हवाला देती है कि नेशनल सिक्योरिटी।
क्या बताती है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, हम आपकी लिबर्टीज पे क्या कहते हैं कि हम आपकी लिबर्टीज पे क्या लगाना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, हम आपके राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं। तो भाई जब बात आती है देश की, जब बात आती है देश की, तो सब लोग सोचते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप हमारे राइट्स को छीन लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा देश अच्छा रहे, हमारा देश बचा रहे। बट at a point at what point could be the restrictions imposed necessary for security reasons? कभी कभी क्या होता है कि जब उस टाइम पे जब हम देखते हैं, तो देखो क्या होता है कि अब हमें ये समझना है कि जो प्रतिबंध लगाए गए, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे कहीं ना कहीं ये हमारे राइट्स पे तो खतरा नहीं बनती, कहीं ना कहीं ये हमारे राइट्स के लिए थ्रेट तो नहीं, कहीं ना कहीं ये हमारे राइट्स के लिए थ्रेट तो नहीं। शुड अ कंट्री फेसिंग द थ्रेट ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग बी अलाउड अ कल्चरल एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स? यानी कि अगर देखा जाए तो कोई एक ऐसा देश है, कोई एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ, अगर वो की धमकी आ रही है कि बम्बार की कोई भी आतंकी होगा कि यहाँ पे बमबारी की धमकी हो जा सकती है, तो उसको क्या अपने नागरिकों की, मतलब कि जो भी क्या है कि क्या वो अपने सिटीजन्स की क्या कहते हैं कि अपने सिटीजन्स की क्या कहते हैं आजादी वो छीन सकती है। हाँ, अब किसी भी पर्सन को शुड इट बी अलाउड टू अरेस्ट पीपल ऑन द मेयर सस्पिशन? क्या केवल उन्हें शक के बिना पे क्या कहते हैं कि शक के बिना पे क्या कहते हैं कि हाँ, उनको क्या कहते हैं कि जेल में डाल दें या अरेस्ट कर लें? तो ये सब तो राइट्स नहीं दिए जा सकते ना। शुड इट बी अलाउड टू इंटरसेप्ट द मेल और द टैप दियर फोन? क्या लोगों के फोन को टैप कर देना देना चाहिए? तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो इसमें जब हमें लिखना होगा ये चौथे पॉइंट में, हम तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, ताकि लोग, मतलब कि यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, क्या लोगों को अपने चीजों को कॉन्फेस करने के लिए लोगों को टॉर्चर करना जरूरी है, ये सारी बातें यहाँ पे समझने वाली बात है। इन सच सिचुएशंस द क्वेश्चन टू आस्क वेदर अ पर्सन कंसर्न पोजेज अ इमिटेंट थ्रेट टू सोसाइटी। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं जब इन सब की बातों को करता हूँ, तो इन सब बातों की जब बात की जा रही है, तो ये देखने वाली बात है कि हम्म कि जो भी व्यक्ति है, अगर वो समाज के लिए खतरा, तो हाँ, खतरा पैदा कर रहा है या नहीं, ये समझना है कि ठीक है। इन सच सिचुएशन a question to ask is whether the person concerned poses a imminent threat to society? क्या वो सोसाइटी के लिए खतरा पैदा कर रहा है? इवन अरेस्टेड पर्सन शुड बी अलाउड लीगल काउंसिल? जो भी अरेस्टेड पर्सन होंगे उनको भी क्या कहते हैं कि एक लीगल काउंसिल, मतलब कि क्या कहते हैं कि हाँ, उनको लीगल काउंसिल का मतलब है कि ना कानूनी सलाह, लीगल काउंसिल का मतलब है कानूनी सलाह एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दियर केस बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि जो भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, वो अपने आप को क्या कहते हैं कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को क्या कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने अपने आप को वो साबित कर सके, अपना पक्ष रख सके। समझ में है ना? सबको ये सारी चीजें मौका मिलना चाहिए। वी नीड टू बी एक्सट्रीमली cautious अबाउट गिविंग गवर्नमेंट्स पावर विच कुड बी यूज्ड टू curtail द सिविल राइट्स। यानी कि हमें गवर्नमेंट को वो पावर देने में क्या कहते हैं कि वो ये सारी पावर देते वक्त कि वो हमारे राइट्स को हमसे कर्टेल करना, मतलब मैंने बता रखा है कटौती करना, हाँ, कर्टेल कर सके। तो ऐसी राइट्स देते टाइम में हमें क्या कहते हैं, कहीं वो अपने पावर का मिसयूज ना कर ले। इस वजह से हमें क्या रहना पड़ेगा, काउशियस रहना पड़ेगा। काउशियस मतलब सावधान रहना पड़ेगा, काउशियस या विजिलेंट। विजिलेंट का भी मतलब यही होता है, ठीक है। हमें ये ध्यान में रखना होता है कि ये सारी चीजें यहाँ हुई। गवर्नमेंट can become authoritarian and undermine the very regions of the government exist। तो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हाँ, कभी कभी हाँ, कभी कभी गवर्नमेंट क्या हो सकती है, अथॉरिटेरियन का मतलब है निरंकुश। हाँ, कभी कभी गवर्नमेंट क्या हो सकती है, निरंकुश। कभी कभी क्या हो सकती है, निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अधिकार, मतलब कि कोई रोक ना लगा सके। तो फिर क्या होता है कि हाँ, तो कभी कभी क्या हो सकता है कि उन सब चीजों को गवर्नमेंट जिस लिए बनती है उसी को खत्म कर दे। गवर्नमेंट बनती किस लिए, लोगों की भलाई के लिए। गवर्नमेंट किस लिए बनती है, वेल बीइंग द मेंबर ऑफ द स्टेट, वेल बीइंग ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट। बट वही काम ना करे, वेल बीइंग मेंबर ऑफ द स्टेट के बजाय लोगों को सताना ही शुरू कर दे, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट कभी कभी क्या होती है कि गवर्नमेंट कभी कभी बनती तो है, किस लिए गवर्नमेंट बनने का कारण क्या है, गवर्नमेंट बनाने का कारण है कि वेलबींग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या बन गई, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है निरंकुश बन गई, जिसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा जा रहा है। इसका मतलब ये भी ध्यान रख लो
कि राइट्स भले ही एब्सोल्यूट नहीं, राइट्स भले भी एब्सोल्यूट नहीं, बट हमें क्या होना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा, ताकि यानी कि कॉशियस रहना पड़ेगा अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी बनी रहे, ठीक है। इतना बात समझ में है कि हमें ये सारी चीजें, हमारी ये चारों चीजों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें क्या होगा, हम हमने चार रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली। कि पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि हमें क्या कहते हैं कि हाँ, जो राइट्स होती हैं, राइट्स जो होती हैं वो हमारे पर्सनल नीड्स के एंड इंटरेस्ट की बात नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं कि जो सबके लिए अच्छे होते हैं उनकी बात करते हैं, जो सबके लिए अच्छे होते हैं उसके लिए हुआ करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, अगर हम अपने लिए क्या कहते हैं कि हम अपने राइट्स के साथ साथ में हमें दूसरों के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये था कि अगर दो राइट्स अगर कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो हमें उसको बैलेंस में करके करना। चौथा राइट ये है कि हमें अपने राइट्स को लेकर के हमेशा विजिलेंट रहना होगा, ताकि जब सरकार उसके ऊपर लिमिटेशन लगाए तो कोई ऐसा लिमिटेशन ना लगा दे जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ही खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यूनिवर्सल यूनाइटेड नेशंस, हाँ, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कितने तारीख को हुआ था, 1948 को हुआ था। कितने तारीख को, 1948 को हुआ था, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें थी, हाँ, इसमें बहुत सारे जो मेंबर कंट्रीज थे, इन्होंने क्या किया, हाँ, इन्होंने मेंबर कंट्रीज ने क्या किया, डिक्लेरेशन किया, ताकि ताकि इसमें क्या कहते हैं कि ह्यूमन के इससे रिलेटेड मामले आ जाए, कि मतलब कि जो भी लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, लोगों को, ठीक है, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, लोगों के साथ में कोई बुरा व्यवहार ना किया जाए, इन सब के लिए ह्यूमन राइट्स का क्या कहते हैं कि वो कन्वेंशन, मतलब ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट किया गया। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था, जब लोगों के साथ बहुत बुरा हो चुका था, तो ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको खूब बढ़िया से समझ में आ चुका है। और इस प्रकार से हमारा राइट्स वाला जो चैप्टर होगा वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। राइट्स वाला चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको खूब बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको खूब बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा, और जहां पर भी नहीं समझ में आए, आप उसमें क्वेश्चन पूछ लीजिए, ओके, ठीक है, कमेंट कर करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और फिर उसके जवाब में दे दूंगा।